इन्फ्लेशन को भी हमने इन डिटेल किया था और उसमें टाइप्स भी पढ़े थे। तो आज हम MCQs करेंगे इन्फ्लेशन के रिलेटेड। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल फिर हाई लेवल की ओर जाएंगे। और अगर कोई हमारे कोर्स में जुड़ना चाहता है, अभी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं JKSSB के भी, और जो है UPSC की भी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ क्लास आर अवेलेबल, यू कैन ज्वाइन आवर बैच, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे हम MCQs करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर दिस स्क्रीन, आप देख सकते हैं। हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द इकोनॉमी लीड्स टू डाइजेशन द सप्लाई ऑफ मनी। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वेरी गुड, हाँ, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है उससे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा मनी सप्लाई का। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो अगर महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा होने का मतलब है महंगाई कब ज्यादा होगी। अगर आपके पास शॉपकीपर के पास 3 चीजें हैं, उसके अगर 2 ही कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो चाहेगा अगर कम कीमत पे भी कोई ले लेगा, तीसरा बंदा आ जाता मैं देता उसको, तो वो प्राइस कम करेगा। लेकिन अगर आपके पास 3 चीजें हैं लेकिन इसको एक ही बंदा आ रहा है लेने के लिए, और कम करेगा। लेकिन अगर इसके पास 3 चीजें हैं लेकिन इसको 8 लोग आ रहे हैं लेने के लिए, ये किन वाले 3 लोगों को देगा, जो उसको प्राइस ज्यादा देगा, तो ये प्राइस बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको 2 लोग आ रहे थे, यहाँ पे 1 ही आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहे थे। अब किस सिचुएशन में ये प्राइस राइज करेगा, जहाँ पे 8 बंदे 3 चीजों के लिए आ रहे हैं, है ना। तो ये डिमांड क्या हो गई इसमें, इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन है तो डिमांड ज्यादा है, तभी तो इन्फ्लेशन हो, तभी महंगाई हो गई। तो इसका मतलब है डिमांड कब ज्यादा होगी, जब लोगों के पास क्या होगा, मनी सप्लाई जब ज्यादा होगी इकोनॉमी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे। तो हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द इकोनॉमी लीड्स टू, ऑब्वियसली उससे क्या होता है, मनी सप्लाई ज्यादा रहता है। मनी सप्लाई जब ज्यादा रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी और इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब ये डिमांड ज्यादा है और पैसा लोगों के पास ज्यादा है। अब दूसरी बात वो अलग है, परचेजिंग पावर, मतलब पैसे का वैल्यू कितना हो रहा है, हमें उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, वैल्यू कम होता है हमारे पैसों का इन्फ्लेशन में, लेकिन मनी सप्लाई ज्यादा होती है, उसी वजह से डिमांड ज्यादा रहती है और उसी वजह से इन्फ्लेशन होती है, प्राइस राइज होता है। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द आंसर। गॉट इट। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएंगे प्राइसेस में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाएगा। डाइजेस्ट कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विद रॉबर्स, ये तो सिंपली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो प्रोफेसर ब्रह्मानंद थे, ऑप्शन बी, और उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन इज इक्वल टू, जैसे चोर आते हैं चोरी करने के, क्योंकि आपका पैसे का वैल्यू कम हो जाता है ना। जैसे इन्फ्लेशन हो गई, डिमांड बढ़ी, महंगाई है, महंगाई का मतलब है कि पैसों, बहुत ज्यादा पैसों में कम चीजें आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने आपको लिखा था ये डिफ्लेशन। 2 टर्म्स है, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन का मतलब हो गया ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस, जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रेजुअली इंक्रीज होना। जब ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएंगे प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। दूसरा होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन हो गया जब इन्फ्लेशन की रेट कम हो जाएगी, महंगाई है मगर महंगाई की रेट कम हो गई, ठीक है। अब एक और चीज है स्टैगफ्लेशन, ये भी लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूजुअली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन नॉर्मल टाइम में इन्फ्लेशन होती है ना, ग्रोथ रेट ज्यादा होती है और एम्प्लॉयमेंट भी होती है, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होगी बहुत ज्यादा, क्या होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, उसको हम, उस कंडीशन को बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है, डिमांड तो है, अब ये हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर क्या होता है, एक पॉइंट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा राइज हो रही है। इस कंडीशन को, अगर इन्फ्लेशन भी है, डिमांड है इकोनॉमी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। रिसेशन हो गया, हमारे बिजनेस में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, हमारा जो बिजनेस है इसमें डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। कभी क्या होता है, यहाँ पे आप देखो पीक सेशन, बूम हम इसको बोलते हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हम इसको बूम बोलते हैं। अब फिर जब कम हो रहा है, हमारी डिमांड बिजनेस की कम हो रही है, तो डिमांड कम हो गई तो हम रिसेशन की ओर आ रहे हैं। किसकी ओर आ रहे हैं,
अगर बहुत ज़्यादा ठप हो गया तो डिप्रेशन की ओर आ गए, फिर वापस हम रिवाइव करते हैं, ऐसे फिर वापस ऊपर चल जाती है बूम की ओर। हर एक बिजनेस साइकिल जो ना ये साइकिल में चलता है, कभी कभी कोई बिजनेस ऐसा नहीं है तो जो हमेशा बूम पे रहेगा, पहले बूम आता है फिर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, फिर कभी अगर इंसान नहीं संभालेगा तो डिप्रेशन में चला जा सकता है, फिर इसको वापस फिर हम अगर हमने अच्छे से इसको टैकल किया तो हम वापस इसको उठा सकते हैं। सो दीज आर द बिजनेस साइकिल्स। ये रिसेशन एक साइकिल है बिजनेस का, एक स्टेज है बिजनेस का। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिफ्लेशन, कि जब हम इन्फ्लेशन का ऑपोजिट आता है डिफ्लेशन। A government resorts to dash to reduce inflation। गवर्नमेंट क्या करता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, बताइए। हमने ये फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा है। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डाइजेस्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? पहला ऑप्शन है कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है रिडक्शन इन रेपो रेट, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। अब देख लीजिए, रिडक्शन इन रेपो रेट, मैंने आपको बोला था रेपो रेट इन रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट होता है जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट लेता है शॉर्ट टर्म बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। एक बैंक गया आरबीआई के पास, एक बैंक जाता है आरबीआई के पास, हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दो, ठीक है। अब ये कोलेट्रल भी रखेगा कुछ, और इसको कुछ परसेंट, फॉर एग्जाम्पल बोलेगा आरबीआई की 4% इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। मैं आपको 100 रुपया दूंगा, आपको 104 रुपये वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेपो रेट, जो शॉर्ट टर्म लोन्स पे लेगा। अब अगर गवर्नमेंट चाहेगा कि इन्फ्लेशन कम करनी है, पहले तो आरबीआई अगर चाहेगा इन्फ्लेशन कम करनी है तो वो रेपो रेट को क्या करेगा? वो रेपो रेट को, इन्फ्लेशन कम करना मतलब है मनी सप्लाई को कम करना, है ना। जब लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, डिमांड कम रहेगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक चाहेगा कि इन्फ्लेशन कम हो तो वो चाहेगा मनी सप्लाई कम हो इकोनॉमी में। मनी सप्लाई कैसे कम होगी? जब रेपो रेट वो बढ़ाएंगे। अगर वो हायर रेपो रेट पे देगा लोन तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे। जब बैंक्स के पास पैसा कम रहेगा वो लोगों को लोन कम देंगे। जब लोगों को लोन कम मिलेगा, लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सो ये नहीं हो सकता है। अगर रिड्यूस हो जाएगा रेपो रेट, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा, 4% के बजाय 2% लगा, बैंक ज्यादा लोन लेंगे। जब बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा वो लोगों को कम रेट पे लोन देंगे। जब लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, लोगों के पास पैसे बहुत आ गए, डिमांड फिर से बढ़ गई, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। सो अगर हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को चीप मॉनेटरी पॉलिसी या हमारी उसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, राइट। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, रेट्स को इंक्रीज किया जाता है। सो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। रिडक्शन हम कम नहीं करते हैं रेट्स को, उस टाइम रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, उसमें रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है। रिड्यूस कब किया जाता है? जब हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनानी होगी, जब हमें ये चाहते हैं कि मनी सप्लाई ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा दे रहा है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ज्यादा दे रहा है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए, मनी सप्लाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये भी सही आंसर नहीं है। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट खर्चा कम करेगा। जब सब्सिडी कम देगा, स्कॉलरशिप कम देगा, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, डिमांड कम रहेगी, ठीक है। ओके, so option A here will be the right answer. When the price level of goods and services are falling continuously, this phenomenon is called deflation, है ना, अभी हमने देखा। और stagflation मैंने बोला था जब इन्फ्लेशन हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। If too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is known as stagflation, cost push inflation, demand pull inflation, none of the above. If too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is known as
वेरी गुड। मैंने आपको बताया था फैक्टर्स दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, या तो डिमांड और सप्लाई का कुछ, अगर डिमांड बढ़ गई डिमांड कम होगी उस हिसाब से प्राइस राइज और प्राइस कम हो जाएगा, या अगर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस उनके जो है रॉ मटेरियल है वेजेस ज़्यादा या कम देने पड़ेंगे, अगर वो होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला तो वो कॉस्ट पुश में आता है। लेकिन अगर डिमांड, आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे और चीज़ें कम है तो डिमांड बढ़ गई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी आंसर आएगा। यहाँ पे आएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा है चीज़ें कम है तो यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें खर्चा ज़्यादा लग रहा है, हमें रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, हमें वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही, तो वो आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, इंडिया में मेन कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन की? द इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इरैटिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ऑल ऑफ द अबव। कम, हाँ ऑब्वियसली ये भी है, ऑल ऑफ द अबव। एक तो हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ भी स्टेबल नहीं है, मॉनसून्स पे डिपेंड है, प्रोडक्टिविटी लो है, इरैटिक है, कभी अच्छा मिल रहा है कभी नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी उतनी अच्छी नहीं है, और लोन ज़्यादा लेता है गवर्नमेंट, लोन ज़्यादा लेता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, राइट। सो ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द राइट आंसर। डाइजेशन इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा इफेक्टिव मेथड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? कैश रिजर्व रेशियो, सेलेक्ट टू कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बैंक रेट पॉलिसी, नन ऑफ द अबव। इफेक्टिव कंट्रोल यहाँ पे क्या रहेगा? मैंने आपको बोला रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट में दो आते हैं, कौन से दो मैंने बताए थे? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में दो आते थे, CRR और SLR। CRR अगर बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक्स को ज्यादा पैसे रखने पड़ते हैं RBI के पास, और इस पैसे पे उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। जो SLR अगर बढ़ा दिया जाएगा, ये पैसा बैंक्स को अपने पास रखना होता है, CRR रखना होता है सिर्फ कैश फॉर्म में, ठीक है। जो SLR है ये आप रख सकते हैं कैश फॉर्म में भी, गोल्ड फॉर्म में भी और सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी। ये बैंक को अपने पास रखना होता है, ये रखना होता है RBI के पास। तो अगर CRR बढ़ रहा है तो बैंक्स को ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा, तो ये भी आता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, जब हम रेट्स बढ़ाते हैं। अगर गवर्नमेंट या मॉनेटरी जिस RBI चाहेगा कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा रहे तो इसमें कम किया जाता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, हम अभी इन्फ्लेशन के लिए ज्यादातर कौन सा, मैंने आपको 3 इंडिकेटर्स पढ़ाए थे, एक प्रोड्यूसर्स PPI प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, दूसरा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और तीसरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल, इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या प्रॉब्लम थी, इसमें ये सिर्फ गुड्स को लेता है, ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। और आप देख सकते हैं जो कस्टमर्स है, हम सर्विसेज का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाते हैं, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में ये होता है प्रोड्यूसर लेवल पे। अब ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे, और जो WPI है इसमें ज़्यादातर वेटेज किसको मिलती है? शाबाश, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को ज़्यादा वेटेज मिलती है, और फूड आइटम्स को कम मिलती है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को 60% तक मिलता है, और CPI में प्राइमरी आर्टिकल्स को ही ज़्यादा, फूड्स को ही मिलता है। कोर इन्फ्लेशन भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या होता है कोर इन्फ्लेशन? हाँ, कोर इन्फ्लेशन मैंने बोला था जब आप इन्फ्लेशन देखते हैं लेकिन एक्सेप्ट फ्यूल एंड एनर्जी एंड फूड, है ना। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में हमारे पास फूड एंड एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल बी द आंसर। इसका बेस ईयर क्या हम लेते हैं? 2011, 2012, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when inflation is a result of an increase in the price of factors of production, the result is production, very good। अभी जो मैंने बताया कॉस्ट पुश, क्यों?
हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन है ना वो दो तरह के होते हैं, एक डिमांड पुल और दूसरा कॉस्ट पुश। डिमांड पुल हो गया जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई सेम हो, या डिमांड सेम हो सप्लाई कम हो जाए, उस वजह से जो प्राइस राइज होता है ना वो डिमांड पुल में आ जाता है। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया वो महंगा पड़ गया हमारा, है ना, या वेजेस बोला इनने हमें ज़्यादा दो बढ़ाने के लिए बोला, या बाकी खर्च जो एक प्रोडक्शन में हमें लगते हैं, अगर उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज स्टैग्नेशन, रुका हुआ एक जगह। तो ऑप्शन ए स्टैगफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन तो है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है जिससे लोगों की इनकम बढ़े। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर, स्टैगफ्लेशन। ठीक है। When central government reduces the value of the domestic currency in terms of foreign currency, this phenomena is called, जब गवर्नमेंट ऑफिशियली अपनी करेंसी का वैल्यू खुद कम कर दे इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, यूजुअली चाइना ज्यादा ऐसा करता है, पता है क्यों? इंडिया ने किया था लेकिन इंडिया ज्यादा क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं, उससे हमें फायदा मिलेगा। देखो अगर हमारी कंट्री की जो करेंसी है अगर उसका वैल्यू हम कम करेंगे, ठीक है, उससे एक फायदा तो मिलता है कंट्री को, वो ये है उससे एक्सपोर्ट। देखो अगर हमारी अभी जो जिसके पास डॉलर है, डॉलर फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ के बराबर है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। अब किसी के पास $1 है, वो यहाँ पे 90 रुपीज़ की चीज़ खरीद पा रहा है। ठीक है, अब हमने गवर्नमेंट ने खुद ही इसका वैल्यू कम किया अपनी करेंसी का, 90 से 80 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या 85 कर दिया। अब ये $1 वाला एक तो ये चीज़ खरीद रहा है किसका? 85। हाँ, उसको फिर भी 5 रुपये बच रहे हैं, है ना। उसको अभी $1 को मिल रहे थे उसको 90 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ में $1 मिल रहा था। नहीं, हाँ, डिवैल्यूएशन हो गया ना। अभी हमें 90 रुपीज़ में $1 मिल रहा था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने खुद ही डिवैल्यू किया, अपनी करेंसी का वैल्यू कम किया, अब हमें 95 में $1 मिल रहा है ना। अब $1 वाला 90 रुपीज़ वाला चीज़ खरीद पा रहा था, ठीक है, अभी खरीद पा रहा था। अब एक तो ये 90 रुपीज़ वाला चीज़ खरीदेगा और 5 रुपये और बचेंगे, ये 5 रुपये में और कोई चीज़ ले लेगा। अब जो फॉरेन करेंसी वाले लोग हैं वो ज़्यादा हमारे उतने ही करेंसी में उनको ज़्यादा गुड्स मिलेंगे यहाँ पे या कम? ज़्यादा, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ना खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदेंगे। तो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। फॉरेक्स जो हमारा है फॉरेन रिजर्व वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया में एक्सपोर्ट्स जो ना ऑलरेडी कम है, हमारी चीज़ें वैसे भी नहीं लोग ले रहे। चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, अगर वो डीवैल्यू करेंगे ना अपनी करेंसी को तो उनको एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसको बोलते हैं कि कुछ ये डर्टी गेम खेल रहा है, ये वर्ड इसको यूज़ हो रहा है, करते हैं चाइना के लिए कि वो अपनी प्रॉफिट के लिए करता है। अदरवाइज कभी कभी करना पड़ता है कंट्री को, ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो इसको हम डिवैल्यूएशन बोलेंगे। और डेप्रिसिएशन हो गया जो वियर एंड टियर होता है, ठीक है, ओके। In the context of inflation control, what does one mean when they say stabilization of foreign? देखो अभी हमने ये फॉरेक्स नहीं पढ़ा, आप इसको छोड़ो। The Reserve Bank of India can take the measure of digest to control inflation within the country. जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कर सकता है, कौन सा मेजर ले सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? Rationing of credit, introducing a progressive tax system, improving profits of the public sector, controlling public expenditure. अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, देखो एक्सपेंडिचर को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, दिस इज नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ आरबीआई, ये तो गवर्नमेंट के अंदर है, राइट। दूसरा, ये तो फिस्कल पॉलिसी में आएगा। प्रॉफिट्स पब्लिक सेक्टर के बढ़ाना, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ हमारा जो गवर्नमेंट है, ये उसमें आएगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लाना, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो इसका कोई लेन देन नहीं है आरबीआई के साथ। तो यस, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में मैंने कहाँ पे पढ़ाया था? रेशनिंग ऑफ, वेरी गुड, मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा था, लेकिन कहाँ पे? क्वालिटेटिव टूल्स जो हमने पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी के, मैंने पढ़ा था क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, राइट।
तो दिस कम्स इन द क्वालिटेटिव टूल ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया अगर आप बैंक के पास पैसे हैं लोन देने के लिए, अगर बैंक के पास 100 करोड़ है लोन देने के लिए, ठीक है। जो हमारा आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये कोई भी ऑर्डर इशू करेगा, गाइडलाइन इशू करेगा, बैंक्स को मानना ही मानना पड़ेगा। अब ये बोलता है इनको जो 100 करोड़ है इसमें से आप 50 करोड़ चाहे जिस भी सेक्टर में दोगे आप एज अ लोन, राइट, लेकिन आपको 50 करोड़ कहाँ देना पड़ेगा? आपको 50 करोड़ एजुकेशन में देना पड़ेगा, क्योंकि इनको लग रहा है एजुकेशन में देने की जरूरत, या आपको 50 करोड़ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन में देना पड़ेगा। तो इस क्रेडिट को रैशनिंग किया इन्होंने। तो दिस कम्स इन द सिलेक्टिव टूल, इसको हम सिलेक्टिव भी बोलते हैं और क्वालिटेटिव टूल भी बोलते हैं। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो यहां तक करेंगे आज। इसके बाद हम एक और सेशन करेंगे एमसीक्यूज का, और अभी तक हमने एक तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे उस पे एमसीक्यूज किए, हमने इन्फ्लेशन पे एमसीक्यूज किए, फिस्कल पॉलिसी पे एमसीक्यूज किए, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया और आपका रिवीजन भी हो गया। इसके साथ साथ हमारी जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स अभी चल रहे हैं आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिसको भी एसएसबी एनटी या जिस यूपीएससी क्लासेस में ज्वाइन करना चाहता है वो आ सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम मेजर टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, मेजर टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी जो ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन्फ्लेशन से आते हैं, जो हमारा नेशनल इनकम और कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उन कॉन्सेप्ट्स पे भी हम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग एरिया से आते हैं, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे हम पढ़ते हैं उसमें हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, पोवर्टी उसके टाइप्स पढ़ते हैं, या जो अभी क्या कहाँ से क्या इंडिकेटर कहाँ पहुँच गए हैं, या कुछ ग्राफ्स के बारे में, या कुछ जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनके बारे में, वो भी हम, या लॉरेंस का क्या मतलब होता है, उसके बेस पे भी हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, राइट।